नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण आज का। देश जहां एक और G20 की मेजबानी करने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ 2024 चुनाव के लिए राजनीतिक चौसर पर राजनीतिक चाल भी लगातार बढ़ रही है। 2024 से पहले कौन से नए चुनावी मुद्दे रंग ला रहे हैं, विपक्ष का इंडिया नाम रखना और सरकार के द्वारा उसे देश का नाम बदलकर भारत रखने की तेज कवायद पर भी आज बात होगी। थोड़ी चर्चा इस बात पर भी होगी कि वन नेशन वन इलेक्शन से सरकार को कितना फायदा, और अंत में छोड़ते चलेंगे आपको एक गंभीर मुद्दे के साथ जिसे आप और हम आम भाषा में सूखा कहते हैं, कि कैसे देश का एक बहुत बड़ा भूभाग सूखा से ग्रस्त है। शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं G20 बैठक की। जो खास मेहमान G20 में भाग लेने आ रहे हैं वह कहाँ रुकेंगे और क्या खाएंगे, बताते हैं आपको अपनी खबर में। और क्या है इसके मायने? साफ सुथरी सड़कें, रंग बिरंगी लाइटनिंग, सजे फ्लाईओवर, अंडरपास की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग, हरे भरे गार्डन, सड़कों के किनारे बड़े बड़े पोस्टर बैनर। ये दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाली G20 समिट की तैयारी है। एयरपोर्ट से लेकर रास्ते, होटल और समिट का वेन्यू, भारत मंडपम तक सब सजा है। G20 ग्रुप में शामिल 19 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि, 9 मेहमान देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति 2 दिन के लिए दिल्ली में होंगे। ये पहला मौका है जब इतने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक साथ भारत आ रहे हैं। वर्ल्ड लीडर्स के रुकने के लिए दिल्ली में करीब 25 होटल बुक हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ITC मौर्या के सबसे महंगे स्वीट चाणक्य में रुकेंगे। इसका एक दिन का किराया 8 लाख रुपए है। ये स्वीट 2007 में बना था। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जब भारत आए थे तब भी वह इसी स्वीट में रुके थे। ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक शंग्रीला होटल में रुकेंगे। सिक्योरिटी की वजह से यहाँ एंट्री बंद कर दी गई है। दूसरी खबर के विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 की। लोकसभा चुनाव 2024 के राजनीतिक चौसर पर हर दल अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने में लगा है। लोकसभा चुनाव 2024 का रुख लगभग 2 हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है। एक तरफ NDA गठबंधन है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। लेकिन आज सियासी पारा देश का तब हाई हो गया जब G20 के आए देशों को रात्रि भोज के लिए भेजे गए निमंत्रण पर इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था, जिसके बाद विपक्ष के नेता भाजपा सरकार पर हमलावर हो गए। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि इंडिया गठबंधन से भाजपा सरकार इतनी डर गई है कि वे प्रपंच कर रही है। यह नाम बाबा साहब का दिया हुआ है, इसको आप कैसे बदल देंगे? एक तरफ तो बाबा साहब को आप फूल चढ़ाते हैं तो दूसरी तरफ आप उनके किए काम को और नाम को बदल देते हैं। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान होकर। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इनविटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर आप हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे? इतनी परेशानी? कम से कम इस बात को स्मरण करिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये व्यवस्थाएं की थी। आप माला उनको पहनाते हैं, लेकिन अंतर्मन में बाबा साहब नहीं है। इसका प्रतिकार होगा। ना आप इंडिया हमसे ले पाओगे, ना भारत ले पाओगे। आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना, अभी मेजॉरिटी के कारण वो सब छीन ली जाएंगी, और यही आवाम करेगी जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत है। कांग्रेस नेता ने इंडिया भारत मामले पर भाजपा के खिलाफ अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि मोदी जी को इंडिया नाम से तकलीफ हो रही है, अब वे इसका नाम बदलकर भारत कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया आपके ऊपर हंस रही है। आप हमसे और हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडिया से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए। सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई।
और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए, इंडियंस से नफरत मत कीजिए, भारत से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए, और हां, नाक से सांस लेते रहिए, मुंह से खाना खाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। लेकिन क्या भाजपा और खुद पीएम मोदी लोगों को इस बात का जवाब देंगे कि 2014 के चुनाव में वो जिस इंडिया के लिए वोट मांग रहे थे, अब उसी इंडिया का नाम बदलने का शिगुफा भाजपा की तरफ से हवा में छोड़ दिया गया है, जिस पर कई भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री ट्वीट कर चुके हैं। भाजपा एक तरह से विशेष सत्र से पहले इस तरह के मुद्दे उछालकर देखना चाहती है कि राष्ट्रीयता के कौन कौन से मुद्दे 2024 के चुनाव में भुनाए जा सकते हैं। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन कोई आज की बात नहीं है। इसकी कोशिश 1983 से शुरू हो गई थी और तब इंदिरा गांधी ने इसे अस्वीकार कर दिया था। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, यह मुद्दा उठता रहा है। बीजेपी के 2014 के घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र रहा है। चुनाव में ब्लैक मनी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो इसमें काफी कमी आएगी। दूसरे चुनाव का खर्च का बोझ कम होगा, समय कम जाएगा और पार्टियों और उम्मीदवारों पर खर्च का दबाव भी कम होगा। पार्टियों पर सबसे बड़ा बोझ इलेक्शन फंड का होता है। ऐसे में छोटी पार्टियों को इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के लिए अलग अलग चुनाव प्रचार नहीं करना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि एक साथ चुनाव कराने जाने का अंततः सबसे अधिक फायदा बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को होगा और छोटी पार्टियों के लिए एक साथ कई राज्यों में स्थानीय और लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान चलाना कठिन हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी और एनडीए का फायदा होगा। ये होगा कि प्रधानमंत्री को प्रचार का समय मिलेगा और फोकस होकर वो प्रचार अभियान चला सकेंगे। प्रधानमंत्री अभी भी सबसे लोकप्रिय चेहरा है और उनकी अपील है। सबसे बड़ी बात है कि उन्हें हर 6-8 महीने में पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। इसलिए भाजपा चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से जल्द भारत में लागू हो जाए। और हम कहना चाहते हैं, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे? वंशवाद से मुक्ति के लिए जरा पूरी ताकत से बोलिए, वंशवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भाई भतीजेवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, महंगाई से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, कुशासन से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भारत की एकता के लिए वोट फॉर इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए वोट फॉर इंडिया, सुराज की राजनीति के लिए वोट फॉर इंडिया, सुशासन की राजनीति के लिए वोट फॉर इंडिया, विकास की राजनीति के लिए वोट फॉर इंडिया, देश की रक्षा के लिए वोट फॉर इंडिया, जन जन की सुरक्षा के लिए वोट फॉर इंडिया, रहने को मकान के लिए वोट फॉर इंडिया,
खाने के लिए, अन्न के लिए, वोट फॉर इंडिया, बीमार की दवाई के लिए, वोट फॉर इंडिया, दरिद्र नारायण की भलाई के लिए। जहाँ तक वन नेशन, एक मिनट रुक जाओ, वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम कर दे पहले, ताकि सब लोगों का एक जैसा, एक समान जैसा इनकम हो। बेरोजगारी है, गरीबी है, पहले वन नेशन वन इनकम तो करें, इसके लिए कमेटी बनाए। बेकार की बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, वन नेशन वन इनकम होना चाहिए। और जहां तक बात है, अभी ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, बाद में कहेंगे कि केवल जो है केंद्र सरकार, केंद्र का ही चुनाव हो, राज्यों का खत्म कर देंगे। फिर बाद में बोलेंगे कि वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लैंग्वेज, एक भाषा, वन नेशन वन पहलवान, वन नेशन वन रिलीजन। ये सब बेकार की बातें हैं, कहीं चलने वाला नहीं है। मोदी जी से हम लोग यही अनुरोध करेंगे, पहले देश की आर्थिक स्थिति, लोगों के साथ आर्थिक न्याय तो करें। मैं देख रहा हूं कल से ये बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन? बताओ आम आदमी को कुछ मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन 100 इलेक्शन, वन नेशन 1000 इलेक्शन, हमको क्या मिला? आम आदमी को कुछ मिला? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन। सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, अमीर के बच्चे को भी, अंबानी के बच्चे को, अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है, वैसे मेरे किसान के और मजदूर के बच्चों को मिलनी चाहिए शिक्षा। वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, नहीं चाहिए हम लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन। वन इलेक्शन तुम रखो, हमारी बला से 1000 इलेक्शन करा लो, 2000 इलेक्शन करा लो, हमको क्या फर्क पड़ता है? वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलाज, सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, चाहे गरीब का आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, अच्छे से अच्छा शानदार इलाज सबको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हमारा तो फायदा तभी है जब वन नेशन वन एजुकेशन होगा, हमारा तो फायदा तभी है जब वन नेशन वन इलाज होगा। हमें वन नेशन वन इलेक्शन से क्या लेना देना? तुम्हारे चोंचले हैं, तुम रखो अपने घर अपने चोंचले। अंत में बात पर्यावरण की। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है और पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है, उससे देश के किसी हिस्से में सूखा तो किसी हिस्से में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। बताते हैं आपको इस बार देश में कितने हिस्से में सूखा पड़ा हुआ है। भारत में मानसून आमतौर पर 1 जून से 30 सितंबर तक होता है। इस हिसाब से 75% मानसून गुजर चुका है। पूरे देश में इस बार सामान्य से 11% कम बारिश हुई है। इसमें सबसे बड़ा योगदान अगस्त महीने का रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त में आमतौर पर जितनी बारिश होती है, इस बार उससे 36% कम हुई है। पिछले 120 सालों के डेटा को देखें तो ये सबसे ज्यादा सूखा अगस्त बन गया है। 1 जुलाई 2023 तक सरकारी गोदामों में 71.1 मिलियन टन चावल और गेहूं का भंडार था। ये बीते 5 साल में सबसे कम है। हालांकि सामान्य सालों में जब अच्छी फसल होने की उम्मीद हो और चुनाव सामने नहीं हो तो इतना अनाज का भंडार पर्याप्त होता है, लेकिन इस बार कम बारिश से पैदावार भी कम होने की संभावना है और चुनाव भी सामने है। ऐसे में कम बारिश होने का सीधा असर अनाज भंडार पर पड़ना तय है। चुनावी सालों में अगर कम बारिश होती है तो तमाम एजेंसियां देश की इकोनॉमी को लेकर अनुमान लगाने लगती है। इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। उम्मीद से कम बारिश की वजह से 2015-16 में महंगाई दर 6.2% और 2014-15 में 4.3% बढ़ गई थी। ऐसे में साफ है कि इस बार भी कम बारिश हुई तो खाने पीने की चीजों की कीमत बढ़ेगी, जिसका चुनावी असर भी दिखेगा। चुनावों में जनता पार्टियों से महंगाई पर भी और खास तौर पर सत्तारूढ़ पार्टियों से महंगाई पर भी जवाब मांगेगी। आज
विश्लेषण का सफर यहीं समाप्त करते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।